गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमाणु है क्या। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ या जिसको आप बोलते हो द्रव्य, वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। आयतन हम किसे कहते हैं? वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम बोलते हैं कि वह क्या है, उसका आयतन है। और द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में जितना उसका वेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो आप देख सकते हो कि इस पेंसिल ने क्या किया है, बुक में कुछ पोर्शन को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से जो अक्षर लिखे हुए हैं वो अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आयतन, कि कोई भी वस्तु है वो कितने स्थान को कवर कर लेती है, तो वही वस्तु का आयतन कहलाता है। द्रव्यमान मतलब इस पेंसिल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान। तो जो प्रत्येक पदार्थ है उसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक, वैज्ञानिक का मतलब आप जानते हो दार्शनिक, वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट, और दार्शनिक का मतलब होता है जो फिलोसोफर होते हैं, मतलब जो ऐसे अपनी विचारधाराओं को रखते हैं। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। तो आपको परमाणु दैट मीन्स एटम के विषय में क्या समझ में आया? जैसे अगर कोई एक वस्तु है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वस्तु है, और इस वस्तु को मैं आपको बोलूँ कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, और इसको तब तक तोड़ते जाओ जब तक कि वो जो छोटा पार्ट है वो अब ना टूट पाए। तो आप क्या करोगे, आप इसको तोड़ना स्टार्ट करोगे। मान लो इस तरह से हम इसको तोड़ना स्टार्ट किया, पहले इस तरह से तोड़ा, फिर हमने इस तरह से इसको तोड़ा। तो एक स्थिति ऐसी है कि मतलब एक हमको छोटा सा पॉइंट इसमें ये मिलेगा कि अब इसको फर्दर और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको हम इससे ज़्यादा अब हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो महर्षि कर्णाद ने इसी छोटे कण को, जिसको कि और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उन्होंने इसका नाम परमाणु बताया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। मतलब ऐसे कण को उन्होंने परमाणु बताया जिसको कि हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे सपोज करो कि इस पूरे का ये सबसे छोटा पार्ट है, या इससे भी ये इसका सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। तो अब किसी इनके अनुसार, जैसे महर्षि कर्णाद, डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस के अनुसार क्या था कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम परमाणु बोलते हैं। और प्रत्येक पदार्थ, जैसे ये एक पदार्थ था ना, प्रत्येक पदार्थ इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई हम उसे बोलते हैं जिससे मिलकर कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव्य बना होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मानव शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। आपके घर जिसमें आप रहते हो उसकी मूलभूत इकाई क्या है? ईंट है, ठीक। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मी लोहे का तवा यूज़ करती होंगी, तो जो लोहे का जो तवा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोहे का एक तवा है, तो जो लोहे का जो एक तवा होता है वो क्या होता है, क्योंकि वो क्या है, लोहे से बना है ना, वो लोहे से बना है, तो उसमें जितने भी सारे परमाणु होंगे, जितने भी सारे परमाणुओं से मिलकर ये तवा बना होगा, वो सारे एक ही प्रकार के होंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं Fe के द्वारा। इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे आपके घर में अगर तांबे का कोई गिलास है, तो जो तांबे का जो गिलास होगा उसको बनाने के लिए तांबे के परमाणुओं का यूज़ किया जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते, लेकिन जैसे यहाँ पे है कि सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं हैं। दैट मीन्स क्या है कि अगर ये लोहे का तवा है तो इसमें लोहे के परमाणुओं का यूज़ किया जाएगा। अगर हम तांबे के गिलास की बात कर रहे हैं तो उसमें तांबे के परमाणुओं का यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जो अगर लोहे का तवा है तो उसमें भी कॉपर के ही परमाणु का यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जब हम दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो मिलकर अणु दैट मीन्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। समान प्रकार के परमाणु, जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का जब परमाणु मिला तो क्या बना, हाइड्रोजन का अणु बना। यहाँ पे अणु की क्या डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। और जो समान प्रकार के जब कई समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। तो इसको हम तत्व भी बोलेंगे क्योंकि क्या है, इसमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित है। उसी तरह से जो ये लोहे का जो तवा है उसको भी हम चूँकि इसमें अगर इसमें सारे के सारे लोहे के परमाणु ही उपस्थित है तो इसको भी हम तत्व ही बोलेंगे। तो तत्व की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनाता है। जब असमान प्रकार के परमाणु मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का परमाणु लिया गया है, एक क्लोरीन का परमाणु लिया गया है और बन गया है हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं बुक के, उन्होंने एक पॉइंट को यहाँ पे मिस किया है। वो कौन सा पॉइंट है कि असमान प्रकार के परमाणु तो मिलते हैं और उसे हम यौगिक बोलते हैं, दैट इज़ ट्रू, बट असमान प्रकार के परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक यौगिक है, ये एक तत्व नहीं है। क्योंकि तत्व तब होता जब मान लो हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु बनता तो हम बोलते तत्व है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग परमाणु मिलके एक अलग किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि ये यौगिक का एक अणु है। लेकिन इसमें निश्चित अनुपात में क्या होने चाहिए, निश्चित अनुपात में परमाणु मिलने चाहिए। जैसे अगर मुझे वाटर बनाना है तो जो पानी होता है वो भी क्या है, पानी भी एक यौगिक है। तो पानी को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए, एक ऑक्सीजन का परमाणु चाहिए और ये मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, मतलब जल का एक अणु बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग जोड़ लेना, जब असमान प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हमें यौगिक का अणु प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी आज आपको समझाया है वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।